हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला को क्रमिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अध्ययन कर चुके हैं पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता का। और इन सभी विषयों से संबंधित हमने कुछ प्रश्नों को भी पिछली वीडियोज में हल किया है। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे आसानी से इन वीडियोस को देख पाएंगे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि परीक्षा में इस टॉपिक से आपसे बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए आज हम वैदिक सभ्यता के विषय में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। नगरीय सभ्यता की विशेषता रखने वाली सिंधु घाटी सभ्यता जब पतन की ओर बढ़ चली थी तो उसी समय भारत के पश्चिमोत्तर भाग में एक नई सभ्यता का उदय हो रहा था। क्योंकि हमें इस सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो भारत में इतिहास लेखन का जो क्रम है वो उल्टा रहा है, क्योंकि हम जो नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता उसका अध्ययन हम पहले करते हैं और उसके बाद जो कि वैदिक सभ्यता है जिसे कि एक ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है, इसका अध्ययन हम बाद में करते हैं। तो इस तरह से जो सभ्यताओं का क्रम है, जो इतिहास का क्रम है वो उल्टा है, जहाँ पे कि हमें नगरीय सभ्यता पहले देखने के लिए मिलती है और ग्रामीण सभ्यता बाद में देखने के लिए मिलती है। नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो कि जिस भूमि पे, जिस सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने भवनों में और इमारतों में अपने जीवन को व्यतीत किया था, वहाँ उसी के ऊपर जो वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी, वहाँ पे जो मानव था वो ग्रामीण जीवन बिताया करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ मानव वाणिज्य और व्यापार में इतना निपुण हुआ करता था, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था, देश विदेशों में व्यापार प्रचलित था उस समय में, वहीं वैदिक सभ्यता में लोग मात्र कृषि और पशुपालन से अपने जीवन का यापन किया करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से जो वैदिक सभ्यता थी ये कम विकसित थी, क्योंकि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कृषि और पशुपालन वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था और वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना जाता है। अब आर्यों के बारे में और वैदिक सभ्यता के बारे में आइए हम आगे चर्चा करते हैं। वैदिक सभ्यता जिसका कि समय निर्धारण 1500 से लेके 600 BC माना गया है, ये इतिहासकारों के द्वारा इस समय को निर्धारित किया गया है। अब वैदिक सभ्यता, इसमें जो वैदिक शब्द है तो वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्योंकि हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता है। तो इसमें जो वैदिक शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अब आर्य, क्योंकि आर्यों को वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है, इसीलिए जो आर्य शब्द है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका कि अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्य कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, बल्कि आर्य एक गुण सूचक शब्द है जिसका कि अर्थ होता है श्रेष्ठ। यानी जो आर्य थे वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, सबसे उच्च मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, ये एक गुण सूचक शब्द है। अगर आर्यों का हम वर्णन करें तो आर्य जो थे वो गौर वर्ण के थे, उनका कद भी बहुत ऊंचा था और वो बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ हुआ करते थे। वे युद्ध प्रेमी थे, तलवारों का वो उपयोग किया करते थे, हथियारों का उपयोग करते थे और वो युद्ध कला में निपुण होते थे। घोड़े की सवारी उनको बहुत प्रिय हुआ करती थी। तो ये तो थे कुछ विशेषताएं आर्यों के विषय में। तो आर्य इन सब कलाओं में निपुण हुआ करते थे, वे युद्ध प्रिय भी हुआ करते थे। अब जो वैदिक साहित्य है इसे श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्यों के पास भाषा तो थी लेकिन उनके पास कोई लिपि नहीं थी। आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे लेकिन उनके पास लिखने के लिए कोई लिपि नहीं थी। तो वो अपने विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाते थे? तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने विचारों को बोल बोल के पहुंचाते थे।
वो बोलते थे, अगली पीढ़ी उसे सुनती थी, फिर वो अगली पीढ़ी तक विचारों को पहुंचाती थी। तो इस तरह से बोल के, सुन के उन्होंने अपने विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र किया। तो इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो वैदिक साहित्य का दूसरा नाम है श्रुति साहित्य। इसका एक नाम संहिता भी है। तो वैदिक साहित्य का एक अन्य नाम संहिता भी है। हम आगे बढ़ते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में। अब आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में इतिहासकारों में और विद्वानों में बहुत से मतभेद हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लिखा गया है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। तो डॉक्टर अविनाश भट्ट और डॉक्टर संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। अब ऋग्वेद में देवकृत योनि कहा गया है सप्त सैंधव प्रदेश को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो देवकृत योनि के नाम से जाना जाता है ऋग्वेद के अंतर्गत। अब सप्त सैंधव प्रदेश है क्या? तो सप्त सैंधव प्रदेश कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब का जो क्षेत्र था, यहाँ पे ये क्षेत्र फैला हुआ था। तो सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत सिंधु नदी, सिंधु की 5 सहायक नदियां और एक सरस्वती नदी। सिंधु नदी, सिंधु की 5 सहायक नदियां और एक सरस्वती नदी। तो अब ये जो 7 नदियों का क्षेत्र था, इसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो ये SBR जो नदियां हैं, ये पांचों ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब, ये 5 नदियां हैं जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं, और एक नदी थी सरस्वती। इन 7 नदियों का जो क्षेत्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और ये क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला था? तो ये पाकिस्तान, कश्मीर और पंजाब में ये क्षेत्र फैला था। तो इन सभी नदियों में सबसे ज़्यादा पवित्र जो नदी मानी जाती थी, सर्वश्रेष्ठ जो नदी मानी जाती थी, वो थी सरस्वती नदी, जो कि भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्तमान में ये नदी लुप्त हो चुकी है। तो ये तो थी बात सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों का मूल निवास स्थान था, ये मत किसका है? तो ये अविनाश भट्ट और डॉक्टर संपूर्णानंद का ये मत है। अब मैक्स मुलर ने माना है कि मध्य एशिया से आर्य जो थे वो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया से आए थे। ये मत किसका है? मैक्स मुलर का। इन्होंने कुछ भाषाई विशेषताएं हैं, उसके आधार पे मैक्स मुलर ने का ये मानना है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे, क्योंकि कुछ भाषाई समानताएं पाई गई हैं। अब बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये मत किसका है कि उत्तरी ध्रुव से आर्य भारत में आए थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक का मत है। तिब्बत से आया हुआ किसने स्वीकार किया है? दयानंद सरस्वती ने। तो इनका मत है कि आर्य तिब्बत के क्षेत्र से भारत में उन्होंने प्रवेश किया था। तो ये थी बातें आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में। तो चलिए अब जानकारी के स्रोतों के विषय में बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है कुछ अभिलेखों से, कुछ मृतभांडों से, और कुछ हमारे पास ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं जहाँ से कि हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल की जानकारी को जानने से पहले एक छोटी सी बात कि वैदिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, जिसका कि समय निर्धारण 1500 BC से लेके 1000 BC तक माना गया है। तो यहाँ पे जो काल विभाजन करने का जो आधार है वो इस आधार पे किया गया है क्योंकि मानव जो ऋग्वैदिक काल था या जो पूर्व वैदिक काल था, वहाँ पे मानव को लोहे का ज्ञान नहीं था, और उत्तर वैदिक काल तक आते आते मानव को लोहे का ज्ञान हो गया था। तो इसीलिए इस आधार पे इस काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, और इसका समय निर्धारण है 1500 से लेके 1000 BC। अगला हमारा है उत्तर वैदिक काल, जिसका कि समय है 1000 BC से लेके 600 BC, और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में मानव को लोहे का ज्ञान हो गया था। तो इसीलिए वैदिक काल खंड जो है वो 2 भागों में विभाजित है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं जानकारी के स्रोतों की तरफ। तो जानकारी के स्रोतों में हमें कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बोगाज कोई का अभिलेख जो लगभग
1400 BC के आसपास का है। यहाँ पे दो कबीलों की संधि के विषय में चर्चा की गई है, जिसमें कि खत्ती और मितन्नी नाम के दो कबीले थे। इनमें कभी झगड़ा हुआ होगा, तो उन्होंने इस झगड़े के बाद कभी लड़ाई ना करने की कस्में खाई थी। तो यहाँ पे कुछ देवताओं को साक्षी बनाया गया था, जिसमें कि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन देवताओं का वर्णन है कि इन देवताओं को साक्षी बना के ये जो खत्ती और मितन्नी नाम के दो कबीले थे, इन्होंने कभी जीवन में लड़ाई ना करने का निर्णय लिया। लेकिन ये जो देवताओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है, इसमें ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं अग्नि, उसका वर्णन नहीं किया गया है। तो ये जो बोगाज कोई का अभिलेख है, इसमें किस देवता का अध्ययन नहीं किया गया है ऋग्वेद के, तो ऋग्वेद के अग्नि देवता का यहाँ पे कोई भी उल्लेख हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अगला जो पुरातात्विक स्रोत है वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी को प्राप्त करने का, वो है कस्सी का अभिलेख, जो कि हमें ईरान से प्राप्त होता है। तो इन दो अभिलेखों के माध्यम से हमें वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोतों के विषय में अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अन्य पुरातात्विक स्रोतों के विषय में बात करते हैं। तो इसमें आते हैं कुछ मृदभांड, इन्हें भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल के आधार पे और उत्तर वैदिक काल के आधार पे इन पुरातात्विक स्रोतों को भी विभाजित किया गया है। तो इसमें ऋग वैदिक पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो हैं काले लाल मृदभांड, ताम्रपुंज, गेरू वर्णित मृदभांड, जिन्हें OCP का नाम दिया गया है। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं ये ऋग वैदिक काल के हैं, यानी कि पूर्व वैदिक काल के हैं, जहाँ पे कि मानव को लोहे का ज्ञान नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के हमें चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त होते हैं, जिन्हें PGW का नाम दिया गया है। तो इन मृदभांडों को भी, इन पुरातात्विक स्रोतों को भी कालखंड के आधार पे दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य और उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य। ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य जहाँ पे कि मानव को लोहे का ज्ञान नहीं था, और उत्तर वैदिक में मानव को लोहे का ज्ञान हो गया था। तो ये तो थी कुछ बातें पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। अब हम जानते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोत सभी वेद हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता का प्रारंभ वेदों से ही माना जाता है, इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। तो यहाँ से हमें जो साहित्यिक स्रोत हैं वो मुख्य रूप से हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे ज़्यादा प्राचीनतम वेद है, इसी के आधार पे जो हमारा पूर्व वैदिक काल है उसे ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। और इसके बाद जो अन्य तीन वेद हैं, इन तीनों वेदों का अध्ययन या इन तीनों वेदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इन सभी वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सभी वेदों के बारे में हम अगली वीडियो में बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये तो थी कुछ बेसिक सी जानकारी वैदिक सभ्यता के विषय में, और इससे आगे अगली वीडियो में हम जो साहित्यिक स्रोत हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।